हम भी जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको यह भी बताते चलें कि प्रस्ताव मिलने के बाद शाम तक कुछ नतीजा निकलेगा। हालांकि अब उनका रुख बदला हुआ नजर आ रहा है, यानी कि तमाम जो नेता थे, बीते रोज जिस तरीके से गृह मंत्री के साथ में मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनका जो रवैया था वो थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा। तो उम्मीद ये थी कि शायद कोई बात बन चुकी है। हालांकि कोई पूरा बात समझ सामने नहीं आई थी, लेकिन एक बार फिर से जो किसानों का रुख है वो नजर आ रहा है बदला हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लाइव हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये सुनते हैं। और अरुणाचल के सुदूर इलाके जहां टेलीफोन की, मोबाइल की कोई भी सुविधा नहीं थी, वहां 4G की सुविधा देने का निर्णय हुए है। और एक आत्मनिर्भर रोजगार योजना, वो आत्मनिर्भर रोजगार योजना के जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे कर्मचारियों को और मालिकों को बहुत बड़ी सहायता देने का निर्णय ये केंद्र सरकार ने किया है। तो ये चारों फैसले महत्वपूर्ण है और ये मजदूरों का जो विषय है वो गंगवाल जी रखेंगे। 2 MOU भी हुए हैं सूरीनाम के साथ स्वास्थ्य के संबंध में और लग्जमबर्ग के साथ सेबी का एक व्यवस्था, वहाँ की वैसी संस्था जो है उनके बीच में एक समझौता हुआ है, तो उसका प्रेस रिलीज दे रहा हूँ। ओवर टू रवि शंकर जी। It is allowed to speak or with this, or I can speak like this. You can speak like this. Thank you. प्रकाश जी, मित्रों संतोष जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। मित्रों, आज के निर्णय हम बताएं, इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटली मजबूत करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। आज आप देखें कि हमने लगभग 450 स्कीम में लोगों के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजना शुरू किया, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक 13 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजे हैं। 1,70,000 करोड़ करीब बचाए, जो फिक्टिशियस लोग ले लिया करते थे। ई स्कॉलरशिप है, ई वीसा है, बाकी कई किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, ई हॉस्पिटल है। और सबसे कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया, आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपया हमने किसानों को, महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाया। और हमारे पोस्ट ऑफिस ने भी काफी ई पेमेंट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई ना बैंक था, ना कोई ATM था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम 1000 दिन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ। 45,000 गांव को हम जोड़ने वाले हैं, गांव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, एक बात और समझिए, थोड़ा मैं इसको और बैकग्राउंड में दे दूं। आज पूरा हमारा डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार के साथ, पूरा GSTN, पूरा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, UPI, और हमारा जो स्वास्थ्य की योजना चलती है आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल बेस पे चलती है। और सब भारत में इसको हमने डेवलप किया है। तो जिस तरह से हम देश के पूरे डिजिटल तंत्र को मजबूत कर रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, ये बताना बहुत जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ए पर्सनल इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द कंट्री एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। ये दोनों बात समझना बहुत जरूरी है।
उसी क्रम में आज जो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णय है वो है पीएम वाणी। ये पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वाणी। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में, जैसे आपको मालूम है हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे पीडीओ, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा। और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है पीडीओ का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे। तो पहला हुआ पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे, उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा, और इसको हम ऐप स्टोर के अलावा अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे, अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे। तो एक बार आपके पास हो गया तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से, किसी पीडीओ से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही है, उसके लिए वहां कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स लाइन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंकेज होना चाहिए। आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। ये तो आपको मालूम ही है। तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में, वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है। कि जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था, उससे बड़ी क्रांति होगी कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग उसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे। और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं, इस पूरी क्रांति को। ये आपको हम बताना चाहते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यह युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था। मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है।
तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया। वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम। तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा। तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में, जिनको उस किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है। आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं तो उसको पढ़ सकेंगे। स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा, ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देश भर में। तो ये पीएम वाणी, हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो ये बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूंगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है। पीएम वाणी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी ए वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और खास करके मैं सुदूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बहुत बड़ी संभावना इसमें देखता हूं। मित्रों, एक दूसरा है जो चर्चा प्रकाश जी ने की कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूर दराज के जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो समृद्ध बने, वहां संचार बढ़े, इसकी बहुत उनकी चिंता होती है। आपने देखा होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर हम चेन्नई से अंडमान अंडरग्राउंड सबमरीन ले गए, समय के समय पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन भी कर दिया, आज वो काम चल रहा है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप पे जो जितने 11 आइलैंड्स हैं, मेन तो उनका कवराती है, इसके अलावा मैं नाम पढ़ दूं क्योंकि लक्षद्वीप के लोग इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूरदर्शन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर दिखाएं कम से कम वहां पर। ये 11 आइलैंड हैं: कवराती, कल्पेनी, अगाती, अमीनी, अंद्रौथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेलाट, किल्तन एंड कदमत। आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म की असीम संभावना है। मैं लक्षद्वीप हम लोग गए हैं, शायद प्रकाश जी आपका जाना, मतलब उसका जो ब्लू वाटर है, इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और बड़े शांत लोग हैं। तो वहां कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती थी। तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है, 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे और इसमें बिल्कुल सेफ, सिक्योर, बीएसएनएल के द्वारा जैसे वहां उसको इंप्लीमेंट किया था, यहां भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये भी, इसकी कुल राशि 1072 करोड़ की है, ये आपको हम बताना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और तीसरा जो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है, जो प्रकाश जी ने आरंभिक टिप्पणियां की, कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये आग्रह करते हैं, निर्देश करता है कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं। वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। तो वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं बाकी तीन खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए के फंड को रोकने पर विरोध में बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेताओं के साथ निगम के कर्मचारी भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एमसीडी के 13,000 करोड़ का बकाया अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है। फंड नहीं मिलने की वजह से एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां बैठे एमसीडी कर्मचारियों की बात करें और साथ में इतनी शर्म की बात है कि उनके घर के बाहर इतनी भारी संख्या में एमसीडी के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। बावजूद इसके सीएम उनसे बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए रिलीज करे, यहां महिला कर्मचारी भी बैठी है। सीएम केजरीवाल के पास इनसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उनको बीजेपी के मेयर से मिलना चाहिए। एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए का बकाया दे देना चाहिए जो उन्होंने रोक रखा है। आपको बता दें कि लंबे समय से लगातार इसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी अक्सर एमसीडी के बकाए इस पैसे को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर रहती है, सीएम केजरीवाल को लेकर निशाने पर रखती है। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर सीएम आवास के बाहर में भारी संख्या में एमसीडी के कर्मचारी और साथ में बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी खुद वहां पर मौजूद रहे, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में वहां पर वो मौजूद रहे। उन्हीं के साथ में आपको बताएं कि आदर्श गुप्ता मौजूद रहे और कई बड़े और नेता वहां पर मौजूद रहे। साथ में आपको यह भी बात करते हुए चलें कि इसको लेकर सांसद गौतम ने भी एक ट्वीट किया है और साथ में उन्होंने ये अपील की है कि जो एमसीडी के इतने सारे कर्मचारी हैं उनके जो बकाया राशि है वो जरूर रखनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। 13,000 करोड़ की जो संख्या है, ये अमाउंट है इतनी भारी संख्या में, और वो बकाया राशि को वापस करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सांसद गौतम गंभीर खुद वहां पर मौजूद रहे। और किसान विरोध को लेकर हमारे साथ नरेश टिकैत, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नरेश जी, आज तो ड्राफ्ट आ चुका है सरकार की तरफ से, क्या जवाब होगा आपका? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं जी, बात फैसला होना चाह, कुछ न कुछ जैसी भी बात है। थोड़ा सा किसान भी 2 कदम पीछे हटे। हम जिद वाली बात न भी मना कर रहे, भाई कोई भी भाई आदमी जिद वाली बात ना करो, बहुत लंबा खींचिए। और सरकार भी सम्मान के उस पर इसमें वो करे बातचीत। हम तो यही कह रहे, बातचीत हो जानी चाह।
लेकिन टिकैत साहब, बात सरकार की अगर हम करें, सरकार के बातों से लगता नहीं है कि वो कानून वापस लेगी। वो संशोधन को लेकर बार बार अपनी बात कह रही है। कल भी बातचीत हुई केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में, उसमें भी संशोधन को लेकर बात कही गई। नहीं, चलो हम तो कहे जितने भी संगठन है, ये बातचीत कर लगा, संशोधन में कुछ वो होता, कुछ फायदा हो तो हम कर लेना चाहिए जी। अब हम तो उसमें ऐसी जिद वाली, तो सरकार तो जिद पर अड़ी रही तो किसान तो जिद ना करे। किसान तो वासी इस तरह से भिखारियों की तरह से पड़े, कुछ ये भी अच्छी बात नहीं। ये भी जब सरकार नहीं सुन रही तो अपनी कोई ऐसी बात कर ले, अपना बहुत मौके है जी। हाँ जी। लेकिन नरेश टिकैत जी, इतनी आपने भारत बंद किया, भारी संख्या में सब लोग सड़कों पर रहे, इसको एक तरीके से कामयाब बनाने की कोशिश हुई, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, सरकार ऐसी बातें कह रही है। क्या लग रही है कि आपके जो आंदोलन है वो कमजोरी दिखाती है इस तरीके से? अरे नहीं, हमारी क्या कुछ प्रतिष्ठा की बात है। हमारा आंदोलन कमजोर है तो ठीक है, तो हम इसमें कमजोर भी कहीं कि वो है 13 दिन हो लिया आज सड़कों पर है सारी, वो है कमजोर क्यों होता है आंदोलन? किसानों की क्यों प्रतिष्ठा की बात बना हुआ? सरकार है, तो उनकी मर्जी है, कुछ भी कर लूंगे। तो आंदोलन कमजोर क्यों होता? आंदोलन तो पूरा है। लेकिन टिकैत साहब, बिल्कुल साथ में एक फूट डालने की कोशिश के आरोप लगे। उन्होंने कहा कि जब 40 संगठन के नेता आपसे सरकार से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री सिर्फ 13 किसान संगठनों के नेताओं को बुलाते हैं, उसको लेकर जो लगातार बात कही जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो फूट डालने वाली तो वही बात है, फिर आदमी आरोप लगाए भाई 13 क्यों गए जी। तो हाँ, तो इस तरह के फूट डालने वाली तो नीति है इनकी जी। तो कोई उसमें वो नहीं। हमने भी कल ना कहा था भाई मगा साहब बुलाओ, कहना नहीं, सब नहीं कह रखा अकबर चले जाओ तुम जी। हाँ टिकैत साहब, आप एक बड़े किसान नेता हैं और आपको लगातार बहुत सारे किसान हैं आपके पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पर किसानों को जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, साथ में सरकार को किस तरीके से संयम बनाकर इसका समाधान निकालना चाहिए? नहीं, हमने तो हमेशा संयम की बात करी जी। हमने कभी भी टकराव की भी बात नहीं करी, कभी भी नहीं टकराव की वो करी जी। टकराव में हम कामयाब होने थे। ठीक है, साहब वाला भी जमाना था, उन्होंने भी कभी भी हिंसा का वो नहीं अपना, लोगों को समझाना बुझाना, अपनी बात उल्टी हटा ली, कोई बात नहीं। आरोप भी ठीक है, साहब पे भी आरोप लगे, हमारे पे भी आरोप लगे, पर ऐसी बात नहीं, हमें जनता का भी ख्याल है, ऐसी वो नहीं है बात भाई नहीं। आरोप तो एक जनता का वो फितरत बनेगी जी, कहने की कुछ ही कहते हैं। जो आंदोलन वापसी ले, थोड़ा सा हटावे उसमें कहते हैं इन्होंने तो ले लिया, कुछ खा लिया, तो इस उससे भी थोड़ा सा हिचकना पड़े। हम तो यही क्या बातचीत, हम कोई भी हमारी प्रतिष्ठा की बात नहीं जी। मैंने किसानों की इतनी वानी है बातचीत, किसानों की बेइज्जती पर तुल रहे हैं एक भाई, तो किसानों को भी हम तो नहीं कहे, किसान भी 2 कदम अपने पीछे धर लो और अपना समझौता करके, किसी भी तरह का अपना समझौता करके अपने घर को चले आओ जी। हम तो देखो इसी मूड में है, हमें ऐसी वहां बातचीत जितनी जलीलत इन्होंने कर दी। बिल्कुल टिकैत साहब, साथ में दुख भी होता है जब बाबा टिकैत जिस तरीके से अपनी बात रखते थे, चौधरी चरण साहब वो अपनी बात रखते थे, और वही नेता वहां जाकर उन्हीं के नाम पर वोट मांगते हैं और उन्हीं किसानों को आज सुनने से इनकार कर देते हैं। अरे बहुत हुआ है बातचीत। चलो टिकैत साहब वाला तो जमाना नहीं हो, संगठन भी कितने हो गए आदमी, 10 बिल्कुल संगठन भी काफी हो चुके हैं, बातचीत भी लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो हमारे साथ नरेश टिकैत जी जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही, बड़े किसान नेता हैं, इसको लेकर लगातार जो अभी भी चर्चा का जो कोशिश सरकार और किसान नेताओं के बीच जारी है। रुकें इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। धन्यवाद। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे